हाँ, विष्टब्धम अनिलाशूल विबंधात्मान साधकृत पित्ताग्निदग्धम तृण्मोह भ्रमाम्लोद्गारदाहवत्। विष्टब्धाजीर्ण के लक्षण यहाँ पे बताए हैं। जैसे कि वातदोष से प्रकोप से विष्टब्धाजीर्ण होता है तो इसमें शूल, मलमूत्र एवं अपान वायु के निकलने में रुकावट, अफरा एवं शरीर में ढीलापन, ये लक्षण। बिल्कुल मुझे लगता है कि वायु ये एक ऐसा दोष है जो कि स्त्रोतोरोध, धातु क्षयजन्य, ये सभी तो हमें पता ही है। तो बिल्कुल अवरोध निर्माण करना ये वायु का एक पसंदीदा काम है। तो जहाँ पे भी मौका मिलता है वायु अवरोध कर ही देता है। तो वायु जब भी बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें अवरोध जन्य संपत्ति मिलती ही है हर एक रोग में, क्योंकि गति देने का काम यही वायु करता है। तो वायु बिगड़ेगा तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इधर उधर फैलता जाएगा। जैसे कि हमने रोग की निदान या संप्राप्ति जब हम पढ़ते हैं, विता नाम ही दोषा नाम शरीरे परिधावताम यत्र संगहा खैवन्य तो वैधि तत्र उपजायते। तो जहां पे भी उसे जगह मिल जाती है, जहां पे भी मौका मिलता है, वहां पर जाके वो कुछ ना कुछ ये इस प्रकार से अवरोध निर्माण कर देता है। तो वायु के प्रधानता से विष्टब्दाजीर्ण बनता है। तो विष्टब्द ये भी एक गुण है जो कि विष्टब्दता ही वायु की जो आत्मरूप बताए गए हैं उसमें भी इसका समावेश किया गया है। बताइए सर। इसमें थोड़ा सा वो आगे पीछे कर दिया। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में आमाजीर्ण ले रहे हैं, फिर विदग्धा जीर्ण पे जाता है और फिर उसके बाद विष्टब्धा जीर्ण पे जाता है। यहाँ पे विष्टब्धा जीर्ण पहले ले लिया गया, लेकिन हम लोग सीक्वेंस में लेके चलते हैं। जैसे आमाजीर्ण हुआ उसमें हमने कफ का क्लेश देखा, और उसके बाद विदग्धा जीर्ण हुआ तो उसमें पित्त का उत्क्लेश हुआ, और विष्टब्धा जीर्ण में हमें वायु का। और अगर वायु का जब उत्क्लेश हो रहा है तो अपान वायु का वही क्षेत्र है, क्योंकि अपान वायु से ही सारी वायु गवर्न होती है। तो अपान अपानो अपान श्रोणी बस्ती मेणु उड़ो घोषणा मूत्र शक गर्भ शक्कर मूत्र गर्भ निष्क्रमण किया। तो वो जो उसका काम केवल निकालना है, वो डिस्टर्ब जब होता है तब उसके बाद ही सारी प्राण वायु, अपान से प्राण का संबंध होता है, प्राण से व्यान समान उदान, ये सभी वायु का संपर्क होता है। वही चीज उन्होंने पित्त के लिए बोला है कि पित्त की वजह से विदग्धा जीर्ण की तरफ गए हैं। तो वो जो विदग्धा जीर्ण के जो लक्षण है वो बार बार प्यास लगना, बेहोशी, मूर्छा भी होता है इसमें, चक्करों का आना, खट्टे डकार का आना, जलन होना, ये आ रहा है तब जब हमारा आमाजीर्ण हुआ है। पहले आमाजीर्ण हुआ है तो स्टार्टिंग पे जब हम फोकस में पहुंचते हैं लास्ट से होते हुए, तो आमाजीर्ण के ही लक्षणों में विदग्धा जीर्ण होता है। क्योंकि जब आम बनेगा तो साथ साथ पित्त भी बनता है और साथ में अपक्व रस बनता है। जो नॉर्मल रस होता है वो नहीं बनता है, वो जो अपक्व रस है वो आगे जाके विदग्धा जीर्ण कर रहा है, वो विदग्धा जीर्ण कर रहा है, और साथ में पित्त भी प्रकोपित हो रहा है, और वही आगे नीचे जाके विष्टब्धा जीर्ण कर रहा है। और अगर शुद्ध रस हो रहा है तो वो धातुओं से परिपाक, धातु जठराग्नि से फिर धातुअग्नि लेवल से आगे शरीर में पहुंच रहा है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जरा सी चीज में, तीन चीजों में पूरा आयुर्वेद का सारी व्याधियों का संकल्पना की गई है। यही तीन जो है अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो सारी व्याधियां कंट्रोल हो जाएंगी। यस मैम। यस डॉक्टर श्वेता मैम, आप कुछ बताइए। नहीं मैम, मेरी तो एक क्वेरी थी कि इसका मतलब जो सर ने बताया तो इसका मतलब तीनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम रहेगा? कैसे हो सकता है? हर एक का ट्रीटमेंट अलग होगा ना। लंघन स्वेदन अलग होगा, स्वेदन हर एक का ट्रीटमेंट अलग हो गया ना, क्योंकि हर एक श्रोते अब अलग होगा। मतलब ये अमाशय, पचमानाशय, अमाशय, पचमानाशय और पक्वाशय, तीन आशय इन्वॉल्व है, तो तीनों आशयों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। आप पढ़िए अगला सूत्र। हाँ वही, मतलब अब तक तो हम लोग पर जैसे अगर हम ये सोचे कि उसकी स्टार्टिंग अगर कफ से ही होती है, मतलब अगर आमाजीर्ण से ही शुरू होता है। हाँ यस, मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि मुझे लगता है कि भले ही बात के लिए स्वेदन वगैरह बताया है, बट लंघन एक प्राइम ट्रीटमेंट है। और आयुर्वेद के सभी व्याधियों में हम लोग लंघन कर सकते हैं, संतर्पणोत्तर व्याधियों में। और जहां जहां भी कुछ आम अग्निमान्य है, कुछ इस प्रकार से हेतु है, तो थोड़ा लंघन हमें बिल्कुल करना ही चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट मुझे लगता है इसमें। मैम आप ये चेक के चलोगे, एक मिनट मैं पूरा कर देता हूँ। इसमें आप ऐसा करोगे कि आम आपका अमाशय में है कि पश्चिमाशय में है कि पक्वाशय में है, वो सिम्टम देगा अपने बस उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। बहुत बार ऐसे ही होता है ना सर, पेशेंट डकार भी बोलेगा, जलन भी बोलेगा, खट्टे डकार भी बोलेगा, तो हमको उसको पूछ के ही ये ध्यान में रखना होगा कि इसमें आमाजीर्ण ज्यादा है
विदग्धा जीर्ण ज्यादा है या विषुब्धा जीर्ण, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, यस मैम, यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जैसे कि वहां पे भी आगे सूत्र में आया। डॉक्टर हिमांशु सर, स्वागत है आपका, बताइए। मैम प्रणाम, अरविंद सर प्रणाम, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, हिमांशु को इंतजार हो रहा था। ऐसा लगता है सबकी आवाज अभी काफी हम लोग कहीं से भी नहीं, पहचान हम लोग मिस करते हैं, एक हिमांशु गीत सर की होता है तो आवाज उसको सबसे मिस अलग है, बिल्कुल सबको पहचान में मिस आती करते है। हैं मैम। कफ का प्राधान्य इनकी आवाज में है। वैसे मैम मेरी प्रकृति जो है वो है वात पित्त, वात प्रधान पित्त, एकदम से आपने परंतु opposite क्या ही होता है कर कि दिया। समय बीतता जाता है, आहार और विहार के कारण विकृति वो प्रकृति पर को डोमिनेट कर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। बताइए कि क्या अगला सूत्र पढ़िए, हम लोग चिकित्सा के ऊपर डिस्कस करते हैं। आवाज येते, आवाज तुझा अनम्यूट कर। हाँ ठीक, सॉरी। हाँ। यहाँ पर मेरे पास एक वैद्य वसंत लाड जी की बुक है, बहुत जिनमें अच्छी, उन्होंने साम सभी वात, बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत बहुत अच्छी है, आम ही पढ़ रहे हैं तो इसमें साम वात, साम पित्त और साम कफ के कुछ लक्षण दिए हैं, मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी, बहुत बढ़िया, जो बहुत हमें बढ़िया। व्याधि में सामता और निरामता इस Correct. डिफरेंशिएट करने में बहुत लाभदायी सिद्ध होते हैं। यस यस। जैसे Yes. सामवात में उन्होंने दिया है कॉन्स्टिपेशन, लो अग्नि, ड्राई स्किन, कंजेशन, ब्लोटिंग, प्रिकिंग पेन, colicky pain, fatigue, generalized body ache, or it can be increased by oil massage in cloudy days, rain, at dawn and dusk. ये साम वायु के लक्षण है। और साम पित्त के लक्षण उन्होंने दिए हैं फाउल स्मेल, देन डार्क येलो और ग्रीनिश ग्रे इन कलर, heavy, stagnant, coagulated, thick and less hot. Sam pitta creates low agni, poor appetite, acid indigestion, sour and bitter taste, nausea, diarrhea, fatigue, feverishness, rashes and other skin problems. ये साम पित्त की वजह से होते हैं। And it also creates inflammation of the stomach lining and esophagus, causing heartburn. फिर साम कफ के लक्षण दिए हैं। साम कफ is thick, sticky, cloudy, stringy and has a foul smell. It does not easily come out of the throat, even with a lot of coughing. Sam kapha slows agni, reduces appetite, creates fatigue and causes cold, congestion and cough, as well as lymphatic swelling and tenderness. It makes a person feel like burping, but the burps get stuck. तो ये कुछ लक्षण हमें व्याधि डिस्क्राइब करने में या डिफरेंशिएट करने में मेरे ख्याल से बहुत फायदा करते हैं, सामता और निरामता डिफरेंशिएट करने में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया। निराम बिल्कुल मैम, बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं हम। बिल्कुल मुझे लगता है ये सिम्टम्स ना कहीं कहीं हमारे इसमें होते भी है कभी कभी, जैसे कि हमें एकदम से आम नहीं कह सकते इसको, या कुछ हमें व्याधि नहीं होता है, बट कभी कभी अजीर्ण जैसे लक्षण है, कुछ सुस्ती है, गुरुता है, कभी कभी खट्टे डकार आना है, तो ज्यादातर बाहर का खाना खाने के बाद मुझे लगता है कि ये सभी हमें दिखता ही है। और फिर हमें जैसे पता होता है तो हम लोग अवॉइड करते हैं, फिर रात का भोजन हम लोग लघु ले लेते हैं, तो फिर ये धीरे धीरे ये स्लो डाउन हो जाते हैं, ये सभी लक्षण जो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चिकित्सा पड़ी, हम लोग ज्यादा संहिताएं पढ़ते नहीं है ना मैम, तो कुछ कुछ शब्द हमें यूज टू नहीं होते, वैसे वही अगर इंग्लिश में पढ़ लेंगे ना तो वो क्लिक हो जाता है मेरे ख्याल से जल्दी। थोड़ा इंग्लिश का प्रभाव है हमारे इधर ज्यादा पड़ रहा है। हाँ तो भी यस यस, बताइए बताइए आगे का सूत्र पढ़ती हूँ। हाँ, लंघनम कार्यमामेतु विष्टभ्ये स्वेदनं भृशं विदग्धे वमनं यद्वा यथावस्थं हितं भवेत्। आपने जैसे लाड़ का बुक बताया ना, डॉक्टर वसंत लाड़ का, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर वसंत लाड़ के सभी बुक्स इतने ज्यादा इंफॉर्मेटिव है कि ऐसे कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग बहुत पहले क्यों ये हो गए, अभी के जमाने में हम लोग पैदा होते तो ज्यादा अच्छे से पढ़ने मिलता शायद, क्योंकि इतना अवेलेबल है आजकल, तो इतने सारे कुछ अवेलेबल जो कि पहले नहीं थे कुछ भी, तो बहुत तब तो छोटी छोटी बुक्स में ही पढ़ना पड़ा था। अभी तो मुझे लगता है इतना सारा मटेरियल है, तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही अलग एक इफेक्ट होगा। मैम हमारे वक्त सिर्फ श्लोक रहता था और उसका ट्रांसलेशन रहता था, बस यस, इसके ऊपर कुछ नहीं रहता था। यस और हम वही किताब पूरी रट्टा मार के बस उतना ही लिखना है। यस यस ऐसा ही था।
नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट है। हाँ। तो इसमें तो हमें बार बार पढ़ना पड़ता ही है। जी तो यहाँ नहीं, पर वसंत लाड के बुक्स बहुत हेल्प बहुत करते हैं अच्छे, मैम। बहुत अच्छे। उन्होंने एक जो औषध सेवन का काल जो डिस्क्राइब किया ना, उसमें एक चीज इतनी बढ़िया बताई, मुझे इतनी अच्छी लगी। जब हम स्थौल्य की ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो जो नाभि से लेके नीचे तक के जो स्थूलता बड़ी होती है जिनमें, उनमें जो हम दवाई देते हैं वो खाना खाने से पहले देनी चाहिए। और जो ऊपर जिनकी स्थूलता बड़ी होती है, जैसे जिनके दंड बड़े हैं, उरु का भाग बड़ा है, उनमें खाना खाने के बाद दवाई देनी चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी कई बातें हैं ना, जैसे इतनी अच्छी पूर्व, लगती आपने बोला ना पूर्व भक्त अच्छा काल, अच्छा। दोषों के इसमें बारे में उन्होंने बहुत हाँ ही हाँ ज्यादा कुछ अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे मैं चिकित्सा के बारे में बताऊंगी। जैसे अभी ये सूत्र पढ़ा गया है, तो आमाजीर्ण में रोग के अनुसार पूर्ण लंघन करें या लघु भोजन करें। विष्टब्धाजीर्ण में बार बार पेट के ऊपर स्वेदन करें, इससे वात दोष का अनुलोमन होता है। और विष्टब्धाजीर्ण में तब तक वमन कराना चाहिए तब तक वमन में पित्त का दर्शक न हो, यानी विदग्धाजीर्ण में। तो अन्य लक्षणों की शांति के लिए परिस्थिति के अनुसार समयोचित चिकित्सा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ही शॉर्ट रूप में बताई है कि जैसे बेसिक ही बताया है कि लंघन, स्वेदन और फिर वमन। बट मुझे लगता है कि जैसे हम लोग लक्षण को देखकर, व्यक्ति का बल देखकर, उसका वजन, बाकी की सभी परिस्थितियां, अवस्था देखकर उसको हम लोग थोड़ा लंघन भी करा सकते हैं। फिर स्वेदन यहाँ पे उन्होंने स्वेदन बताया है, बट प्रैक्टिकली आप बताइए कि आपने कभी किया है, ऐसे स्वेदन किया है क्या, या लंघन नहीं किया, या दीपन पाचन किया है, मतलब विष्टब्धाजीर्ण नहीं किया। ये ज्यादा प्रैक्टिकली हम लोग नहीं करते स्वेदन ऐसे पेट पर, जैसे उन्होंने बताया है कुछ करने को। सर बताइए, किसी ने किया है तो बताइए अनुभव, या क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है केतकी की जैसे कि पेट में अगर शूल होता था ना, तो इस प्रकार से जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था, जैसे वायुगोला निकालना बोलते हैं इसको हमारे इधर। मैं इसमें टर्पंटाइन जो है स्टूपिंग, तापीन का तेल का स्टूपिंग देता हूँ मैं। और ये जैसे हींग का भी बोला गया है ना, तो मैं हाँ, बोलता हूँ, देता हूँ मैं टर्पंटाइन स्टूपिंग। मैं बोलता हूँ कि उसको पानी में डाल के उसको कपड़ा भिगो के उसको कपड़े में करके वो स्टूपिंग जो होता है वो इफेक्ट करता है मैम विदग्धाजीर्ण में, ओके, विष्टब्धाजीर्ण में। अब विदग्धाजीर्ण में तो खैर हम लोग को जो है उसके वमन की तरफ ही ज्यादा वमन फोकस की करना तरफ। चाहिए। और जब आपका आमाजीर्ण है तो उसमें लंघन या उपवास तो बहुत जरूरी है मैम। तो इसीलिए आगे के सीक्वेंस सब ठीक होते चले जाते हैं मैम। डॉक्टर भारती मैम, क्या तुरंत हमें विदग्धाजीर्ण में वमन करना चाहिए क्या? एक जैसे कि एक दो बार खाना खा लिया तो कुछ एक अजीर्ण हो गया तो तुरंत वमन करें, या कुछ और भी करना चाहिए, बताइए। हाँ, वमन तो दे सकते हैं विदग्धाजीर्ण में ना। हाँ, हाँ, विदग्धाजीर्ण में यदि अजीर्ण हो के जो हम खाना जो हमने आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ, आवाज नहीं आ रही। मैम इसमें बहुत बढ़िया आंसर है इसका मैम। विदग्धाजीर्ण में अगर आप पित्त को, जब तक आप, जैसे पानी अग्नि को बंद बुझा देता है, वैसे ही जो बड़ा हुआ पित्त होता है वो अग्नि को बुझा देता है। इसीलिए वमन से जब तक आप पित्त को कम नहीं करोगे तब तक अग्नि प्रदीप्त नहीं होगी। इसीलिए वमन जरूरी है। और मुझे कैसे मैम लगता है और केतकी की कभी कभी वमन हो भी जाता है ना पेशेंट को, अगर हाँ हाँ, वो सही नेचुरल वो उत्क्लेश इतना होता है कि वो उत्कर्ष easily ज्यादा होता है। निकल जाता है। वमन जब यस उत्क्लेश निकल जाता है ना फूड मटेरियल, तब बड़ा फील होता करता है। है, हमें बेटर फील करता है कि अच्छा लग रहा है। अब एक दो घंटे फिर हमारा लंघन हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम एकदम फ्रेश फील करते हैं जब ऐसे इंडाइजेशन होता है ना। बिल्कुल, बताइए सर, हिमांशु सर बताइए। हाँ मैम, बिल्कुल सही बात है। जब दोष उत्कृष्ट होते हैं तो अपने आप ही वमन हो जाता है। और सक्सेना सर ने भी जैसा बताया कि पित्त का अगर द्रव गुण बढ़ जाएगा, द्रव गुण जब भी बढ़ता है तो फिर वमन करा के ही फिर प्रॉपरली हो पाता है। इसके लिए इसमें हम मैम लोग सद्य वमन कर सकते हैं ना, गर्म पानी में थोड़ा सा हाँ नमक डालकर। कुंजल कर सकते हैं मैम, कुंजल से भी बेनिफिट्स मिल हाँ, जाते हैं। कुंजल, यस, कुंजल बोलते हैं ना। कुंजल, हाँ मैम एक बात मोस्टली मैम। पूछनी है। हाँ, एक मेरा डाउट है, क्योंकि हम तो अभी बिगनर हैं, नए हैं, बिल्कुल आयुर्वेद सीख रहे हैं। मैम जैसे हम लोग कोई भी वामक द्रव्य देते हैं, मदन फल, वचा और सैंधव को मिक्स करके मधु के साथ चटाते हैं। अगर किसी को पानी पिला दिया, यष्टि मधु फांड टाइप का भी पिला दिया, और अगर हम स्टिमुलेट करा के उसको कुंजल टाइप का वमन करा रहे हैं, तो बेनिफिट सेम ही रहेंगे दोनों के लगभग? बिल्कुल सेम ही रहेंगे। अरविंद सर थोड़ा मार्गदर्शन करें। बताइए।
यष्टि मधु डालकर करेंगे तो बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, यष्टि मधु डाल देंगे। हमने उसे वामक द्रव्य नहीं दिया क्योंकि वामक द्रव्य स्टिमुलेट करेगा रिफ्लेक्स को, तब उसे उल्टी होगी। लेकिन वही हम उसको इसमें सर अगर दोषों का उत्क्लेश ज्यादा रहेगा तो ही हम्म। वो अच्छे से वमन होगा, नहीं तो अच्छा, अच्छा। इतना नहीं होगा। हाँ, इतना नहीं होगा, उत्क्लेश मैं पे, बता रही थी कि हाँ। दोष उत्क्लेश पे डिपेंड करेगा। दोष हाँ। उत्क्लेश अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें मुझे लगता है कि इसके लिए फिर थोड़ा नमक का पानी भी बेटर है, जैसे सद्य वमन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। मैम सैलिन वाटर ही जनरली यूज कराते हैं कुंजल में, तो वो कराते हैं। एक बार मैम क्या हुआ कि हम पंचकर्मा डॉक्टर के पास सीखने जाते थे, तो एक हम पेशेंट को लेगा, वो क्रूर कोष्ठी पेशेंट था, तो उसको उन्होंने गुग्गुल तिक्तम घृतम दिया पीने के लिए क्योंकि पेशेंट ओबीस था इसलिए। फिर 5 डेज उसका स्नेहन कराया वर्धमान मात्रा में एस्केलेटिंग डोज में। फिर इसको 6th डे अभ्यंग स्वेदन कराने के बाद 7th डे मॉर्निंग में त्रिव्रत लेहम दे दी 1 डिब्बी, मतलब 60-70 ग्राम समथिंग रहा होगा। उसके ऊपर से कटुकादि कषाय दे दिया मॉर्निंग में 8 AM अप्रोक्सीमेटली। फिर वो उसको डॉक्टर के यहाँ ले गए क्लिनिक में। फिर उसको विरेचन के वेग आए ही नहीं। हम भी तब नए थे, कुछ इतना पता नहीं था, तो हमने कहा डॉक्टर साहब इसको वेग नहीं आ रहे, क्या करें। फिर मेरे दिमाग में इसको हम संघ प्रक्षालन के सारे आसनों से स्टिमुलेट कराते हैं, वेग देते, तो हमने उसको संघ प्रक्षालन के आसन कराना स्टार्ट कर दिया। उसको फिर वेग आना शुरू हो गए, और 10 से 12 वेग आए होंगे तो क्लीन वाटर आने लगा था रेक्टल रूट से उसको। फिर इस तरह किया, तो वही हम कुंजल में भी डाउट था तो हम क्लियर करना चाह रहे थे आपसे। थैंक यू। यस बिल्कुल सर, मुझे लगता है वही कि उत्क्लेश अगर ज्यादा हो तो ठीक होगा, लेकिन कम होगा तो फिर वो इससे रिलीफ ज्यादा नहीं मिलेगा उसको, ज्यादा मतलब जितना। तो अगर किसी को मदन फल और ये पूरा कॉम्बिनेशन वचा सैंधव मधु के साथ चटाने के बाद वमन नहीं होता है, तो उसको स्टिमुलेशन करा के कुंजल वाला निकलवा सकते हैं उसको। बिल्कुल, बट मुझे लगता है कि अगर आपको शास्त्रोक्त करना है तो आप स्नेहन या पूरी विधि के साथ ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ व्याधि के हिसाब से आप लोग कर रहे हो तो तत्काल के लिए तो ठीक है ये, बट अगर वैदिक के हिसाब से देखेंगे, वैदिक की क्रोनिसिटी, दोष दुष्य की समुचना कितनी स्ट्रांग है, तो हमें शास्त्रोक्त करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि दोष फिर जो कि शाखा से कोष्ठ में लाना है तो कोष्ठ से बाहर निकालना है, ये सभी जो भी प्रक्रिया बताई गई है तो उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो फिर वो मतलब नहीं रहेगा, कुछ दोष फिर रह जाएंगे अंदर, तो फिर वो आगे चलकर वही फिर फैलने लगेंगे, या फिर थोड़ा भी हेतु सेवन हो गया तो इससे मुझे लगता है कि उसका ये होगा, पुनरुद्भव भी हो सकता है। जी बिल्कुल, तो आगे चले केतकी। जी मैम। हाँ, गरीयसो भवे लीना आदामादेव विलंबिका कफवातानुबद्धा मा लिंगा तत्सम साधना। यहाँ पर विलंबिका के लक्षण बताए हैं, जैसे कि भयावह आमदोष जो लीन यानी छिपा रहता है, उसी से यह विलंबिका रोग हो जाता है। इसमें कफ एवं वातदोष युक्त अमाजीर्ण के लक्षण होते हैं, और ऊपर कहे गए कफ वात दोष संबंधित अजीर्णों के समान ही इसकी चिकित्सा भी होती है। तो यहाँ पर लीन शब्द की कुछ इस प्रकार से बताया है कि वमन विरेचन से सामान्य आमदोष निकल जाता है, ऐसा कहा गया है, किंतु यह आमदोष उक्त उपायों से भी नहीं निकल पाता, अतएव इसे लीन हुआ कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है हिमांशु सर, आपने जो पूछा था तो इसका भी उत्तर यहाँ पे मिल जाता है कि अगर ये कुछ निकलते नहीं है दोष तो ये फिर रह जाएंगे। तो सुश्रुताचार्य ने भी इसका वर्णन यही इस प्रकार से किया है, दुष्टम तु भुक्तम कफ मारुताभ्याम प्रवर्तते न ऊर्ध्वमस्य यस्याः विलंबिकां तां दुष्चिकित्सा आचक्षते शास्त्रविदः पुराणा। तो बिल्कुल जैसे आपने पूछा था, इसका उत्तर मुझे लगता है मिल गया है, और इसे अन्य आमदोषों से अति कष्ट से कहा है, अतएव इसका नाम भी विलंबिका ही है, यानी लीचर रोग ऐसे बोला है। जैसे महर्षि वाग्भट ने इस आमदोष के लिए लीन शब्द, सेट जाने वाला, लीन यानी जैसे कि चिकट कर बैठने वाला या कुछ कहीं पे छुप कर बैठने वाला, ऐसे मुझे लगता है इसका अर्थ है लीन का। बताइए महेंद्र सर, लीन दोष। लीन दोष मैम, जैसा कि हमने कहीं पढ़ा है, लीन दोष का मतलब ये दोष रहते तो हैं लेकिन वो अपने फॉर्म में बहुत ज्यादा उभरे हुए नहीं रहते हैं कि उन्हें हम निकाल पाए, वो कहीं ना कहीं छुपे हुए रहते हैं, दबे हुए रहते हैं, फिर वो कभी फेवरेबल कंडीशंस उनको मिलती हैं तब वो उभर करके आते हैं। मैंने अभी आपको वही बताया था कि वो इस प्रकार से सुप्त अवस्था में छुप कर रहते हैं, और मुझे लगता है कि यही आगे जाकर की खवै गुण में जो है
वही इसके साथ कुपिदादामी और दोषा। मैम हमको जो है ना आवरण पढ़ा फिर भी कुछ लगा हाँ ठीक है, लेकिन लीन दोष पढ़ने के बाद हमें लीन दोष से डर लगना शुरू हो गया। आवरण में तो फिर भी चलो देख लेंगे पित्त का आवरण है कि कफ का आवरण है, तो लेकिन लीन दोष से हम डरना शुरू कर दिए। बहुत डर लगता है लीन दोष से। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए किसी को कुछ बताना है, बताइए सर। आप चमन सर आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। डॉक्टर मिलिंद पाटिल सर आप भी कुछ कहें तो बोलिए महेंद्र सर, आपका थोड़ा मार्गदर्शन बोलिए। करिए। लीन दोषों में क्या होता है, जब शाखागत दोष होते हैं जी तो वो लीन अवस्था में रहते हैं, और यहाँ पे सद्योवमन जब देते हैं तो सिर्फ अमाशय का धावन हो जाएगा। लीन दोष जब तक शाखा से कोष्ठ में नहीं आएंगे जी एग्जैक्टली तब तक वो बाहर नहीं निकल सकते, तो वो जी शाखा में छुप कर रह गए। जैसे पुलिस जब चोरों के पीछे लगती है और चोर बिल्कुल सही। बिल में छुप जाते हैं तो उसी तरह दोष भी छुप जाते हैं। बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया बहुत बताया सर। एक यहीं पर हम आपसे बात पूछना चाहेंगे कि जैसे हमने पंचकर्मा की शोधन और शमन में कैसे डिसाइड करें कि कहाँ शोधन करना है कहाँ शमन करना है। तो मैंने देखा है कि जैसे लोगों को बहुत ज्यादा स्नेहपान कराया, फिर स्नेहपान करा के हम दोषों को उत्कृष्ट करते हैं अभ्यंग स्वेदन देके, क्योंकि स्नेहपान हमने 3 डेज 5 डेज 7 डेज जैसा कि रिक्वायर्ड है, डिजायरेबल है, हमने किया। फिर हम उसको जब अभ्यंग और स्वेदन देते हैं तो हमारे धातुगत दोष उत्कृष्ट होकर कोष्ठ में आते हैं। मतलब शाखागत जो दोष हैं वो अभ्यंग स्वेदन के बाद उत्कृष्ट होकर कोष्ठ में आते हैं। फिर कोष्ठ में हम वमन या विरेचन जो भी रिक्वायर्ड हो दोषगत अवस्था के अकॉर्डिंगली हम उनको निकाल लेते हैं कोष्ठ से। तो एक तो पंचकर्मा ये हो गया जो मतलब बहुत गहराई में हो गया, लीन दोषों को निकाल रहा है। लेकिन आज के टाइम पे आज के समय में व्यक्ति के पास इतना बिजी लाइफ है कि वो इतने लंबे प्रोसीजर में नहीं जा पाते हैं, लोग संसर्जन कम नहीं करते हैं। तो अगर हम केवल कोष्ठगत शुद्धि कर दें पंचकर्मा से और उसके बाद रस औषधियों से और जो भी हम लोग समन चिकित्सा दे रहे हैं या तो उतने पे ही रखें आवाज आ रही है? पंचकर्मा को। तो सर अभी ये जो शॉर्ट पंचकर्म किया जाता है वो तो हाँ। शास्त्र को या वैद्य को भी अपेक्षित नहीं है। अगर पूरी तरीके से दोष निकाल जाए तो ही आदमी स्वस्थ हो सकता है या कोई भी मरीज स्वस्थ हो सकता है। आज जो शॉर्ट में पंचकर्म करते हैं उसके बाद में उदर का दिखना शुरू होते हैं, यानी अच्छा दोष निकाले हैं फिर भी उसके साइड इफेक्ट में कुछ ना कुछ शरीर में व्याधि या आ जाती है, तो ये उदर का दिखना शुरू होते हैं। इसीलिए आज की तारीख में भी शास्त्रकारों ने जैसे बताया है कि 7 दिन पूर्व कर्म, 1 दिन प्रधान कर्म और उसके बाद 7 दिन संसर्जन क्रम, इसी हिसाब से आज की तारीख में भी कौन सा भी पंचकर्म से जो भी कर्म करना है वो होना चाहिए, शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा। अगर चांसेस भी होते इसमें और एक बोल सकते हैं। बताइए बताइए। जी मैम जो जी। आशुकारी है, हाँ, व्याधि अगर पुरानी जितनी है उसमें शास्त्रोक्त ही पंचकर्म करना चाहिए। हाँ, और जो थोड़ा मतलब आशुकारी व्याधि है, नई अगर व्याधि है तो ये सद्योवमन सद्योविरेचन किया तो भी चलता है। लेकिन जितने क्रॉनिक डिसीजेस है सर, बलवान व्याधि और क्रॉनिक डिसीज और अल्पोबल व्याधि है, आपने शास्त्रोक्त ही हाँ बिल्कुल वो तो है, तो ही अच्छा रिजल्ट आता है सर। मुझे लगता है कि बताया कि उपद्रव तो दिखते ही जी मुझे लगता है कि जब हम लोग पंचकर्मा प्रॉपर वे में करते हैं, दोषों को उत्कृष्ट करके धातुगत दोषों को शाखा से मींस कोष्ठ में लाते हैं, तो वो मुझे लगता है सर्जरी विदाउट इंसीजन। बिल्कुल बिल्कुल, सर्जरी विदाउट इंसिजन। और सभी मुझे लगता है कि जो भी सभी पालन करने पड़ते, पूर्व कर्म, पंचकर्म, फिर पथ्यापथ्य, तो वो रुकने के लिए फिर ऐसे होगा कि अभी मैं फिर कभी इसके हाँ लोगों का रेस्पॉन्स यही वही होता है। प्रॉब्लम है सर, ये लोगों सर्जरी का बल विदाउट भी कम है। इंसिजन से भी बेटर है। हाँ। कि आप इंसिजन भी करने दे दो तो भी वो दोष नहीं निकाल सकते जो हम इससे वमन विरेचन से जी निकालेंगे। और फिर वो एकदम से ऐसे फोन करो, आगे बढ़ेंगे तो आगे चले हाँ। यस।
अश्रद्धारध्वता शुद्धे अप्युद्गारे रसशेषतः शयित किंचिदेवात्र सर्वेश्चानश्चितो दिवा स्वप्यादजीर्णा संजात बुभुक्षोद्यान्मितं लघु। यहाँ पर रस शेषाजीर्ण की चिकित्सा बताई है। तो ये रस शेषाजीर्ण जो कि आहार के पच जाने पर भी जब रस का परिपाक नहीं हो पाता है तभी लक्षण होते हैं। जैसे उद्गारों के शुद्ध आने पर भी रस के अपक्व रह जाने से भोजन के प्रति अरुचि तथा हृदय में पीड़ा होती रहती है और इस दिशा में कुछ खाए पिए बिना थोड़ा सा सो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य अजीर्ण रोगी भी दिन में सो जाए और भली भांति भूख लगने पर थोड़ी मात्रा में कुछ लघु सुपाच्य आहार का सेवन करे। तो इस प्रकार से उन्होंने रस शेषाजीर्ण में के बारे में बताया है। तो एक्चुअली रस शेषाजीर्ण का अगर हम देखेंगे, उसका स्वरूप देखेंगे, तो जो अन्नपान या अन्नपचन जो होता रहता है आमाशय में, तो थोड़ा सा जो आहार शिल्लक रह जाता है, यानी पूरा उसका जो पचन नहीं हो पाता है, इससे ही जाकर ये रस शेषाजीर्ण बन जाता है। और इसीलिए इसको बताया जाता है कि कुछ इस प्रकार से शुद्ध उद्गार आने के पश्चात भी अश्रद्धा और कुछ हृदय पीड़ा अगर होती रहती है, फिर भी पुनश्च कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो निश्चित रूप से इसके लिए कुछ थोड़ा सा आराम करना चाहिए और अच्छी भूख लगने पर ही कुछ लघु भोजन करना है। तो मुझे लगता है कि भले ही उन्होंने डायरेक्ट हर इसमें लंघन के बारे में बताया नहीं, बट जैसे मैंने अभी बताया था कि लंघन तो जरूरी है ही सभी प्रकार के अजीर्ण में, बस थोड़ा सा अवस्था के अनुरूप या कुछ थोड़ा समय करना है, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। बताइए। यस, केतकी बताइए, डॉक्टर सर बताइए, डॉक्टर प्रियंका जी, डॉक्टर बताइए। ज्वर के बारे में देखा जाए तो ज्वर के बाद जो अशक्तता रहती है या दौर्बल्य रहता है, उस वक्त ये रस शेषाजीर्ण देखा जा सकता है। तो उस टाइम आराम करने की सलाह दी जाती है। तो जो भी शेष दोष रहते हैं या जो भी शेष रहेगा अंदर, वो स्रोतोरोध जो होगा वो खुल जाएगा अपने आप, क्योंकि वहां धात्वाग्नि प्रदीप्त होने के लिए समय दिया जाता है और उसके बाद ही, आराम करने के बाद ही खाना खाने का विधान है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे आपने ज्वर बताया, बट सभी वैलियों में जब भी कभी भी कुछ हमें जैसे अस्वस्थता आती है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं मन की दुर्बलता, मन की अस्वस्थता रहती है, शरीर में भी कुछ अस्वस्थता रहती है। तो इसके लिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सो जाना चाहिए। हमने इसके ऊपर बहुत सारे जैसे आजकल व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन पे जोक आते हैं कि कुछ भी दर्द होता है तो जैसे माँ कहती कि बेटा थोड़ी देर सो ले, थोड़ी देर आराम कर ले, अच्छा लगेगा। तो निश्चित रूप से ये आराम करना या थोड़ी देर सोना, मुझे लगता है शरीर और मन, हमने निद्रा के बारे में बहुत सुंदर से विवेचन किया है कि निद्रा क्यों जरूरी है। तो ये थोड़ा आराम करना, और आराम करने से फिर कहीं भी दोष शांत हो जाते हैं, अग्नि को भी कुछ ये मिलता है, बल मिलता है, शांति से मन मानसिक भी बल बढ़ेगा और फिर जाकर एक प्रसन्न चित्त से होकर उठने के बाद, जैसे कि हमने देखा है कि सवेरे उठने के बाद, नींद से उठने के बाद मलमूत्र विसर्जन के पश्चात अग्नि बहुत अच्छी रहती है, बहुत एकदम जोर से भूख लगती है। तब वैसे ही यही स्थिति जब हम सोकर उठते हैं तो बिल्कुल एक बार फिर से हमारा शरीर तैयार रहता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, कि चलो फिर आने दो खाना, उसको पचाएंगे और फिर इस प्रकार से हमारी जो निरंतर जीवन की क्रिया है वो चलती रहती है। बताइए केत की आगे। जी मैम, एक्चुअली मुझे लगता है अजीर्ण कोई भी हो, लंघन एक श्रेष्ठ चिकित्सा है। मैंने वही इसीलिए बताया, फर्स्ट वही बताया। मुझे भी लगता है कि प्रैक्टिकली हमें ये थोड़ा ज्यादा फील करवाता है, लंघन करना ये जरूरी है। बिल्कुल, कोई भी व्याधि हो, कुछ भी हो, जब तक भूख ना लगे तब तक ना खाना, ये पेशेंट को समझाना सबसे बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बताइए। जी बंधु, जी 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 सर जी। एक मरीज था, उसकी सर्दी किसी भी तरह से रुक ही नहीं पा रही। उसने सारी एलोपैथी के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट के पास गया, आयुर्वेद डॉक्टरों के पास गया, फिर भी उसकी सर्दी रुक नहीं पा रही थी। तो वहां पे देखा तो उसका जो कफ दोष ज्यादा बड़ा था, वो लीन अवस्था में था,
तो उसको 72 घंटे का लंघन दे दिया। 72 घंटा ना खाना खाना है ना पानी पीना है। उसको बताया दिया गया था कि 72 घंटे आपको ऐसे ही रहना है। तो 72 घंटे उसको भूख या प्यास सहन करनी पड़ी, और उसके बाद आज तक उसको कभी भी सर्दी का लक्षण दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल। जो भी कफ है या आमदोष संचित हुआ था वो पूरा पच गया, यानी जो कफ दोष सही था, कहा, अजीर्ण हुआ था, वो जीर्ण हो गया। सर ये बताऊं मैं यहाँ पे मैं एक बात मैं- बताना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया है, तो जब हम लोग आयुर्वेद इतिहास पढ़ते हैं या मनुष्य निसर्ग की प्रतिकृति है, तो वहां पे सबसे पहले यही उदाहरण दिया है कि ना केवल मनुष्य बल्कि प्राणी, हमारे घर के जो भी कुत्ता देखिए, गाय भैंस, कोई भी प्राणी देखिए, जब कभी उनको अजीर्ण होता है तो वो घास नहीं खाते हैं। और जैसे हम लोग कहते हैं कि गांव में कि आज किसने खाना नहीं खाया, जैसे हमारे घर में कोई कुत्ता होता है, कोई हमारे खेती में कुछ बैल गाय होते हैं, तो वो भी हमें दिखते हैं, कुछ सुस्त लगते हैं। हमारे घर वाले या हमारे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे नहीं, इसने आज कुछ खाया नहीं है कुछ अच्छे से। तो मुझे लगता है कि खाना कम हो जाना ये भी एक निर्देशित करता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, अग्नि कुछ बिगड़ गया है, कुछ ना कुछ अनबन है। जैसे हमने स्वस्थ की व्यक्ति हम लोग व्याख्या देखते हैं, समदोषः समाग्निश्च, तो समधातु मल क्रिया, तो बाद में सबसे पहले दोष, फिर अग्नि, फिर धातु मल। तो मुझे लगता है कि अग्नि को, जैसे मैंने बार बार अग्नि को लेकर हम लोग डिस्कस करते, तो अग्नि के बारे में बिल्कुल लंघन तो प्राणी भी करते हैं, और कोई भी किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हमें भी, हम लोग दोपहर में खाना खाते हैं ज्यादा, तो हम लोग बोलते नहीं आज शाम को, मैं कोई घर का व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल आज कुछ नहीं खाऊंगा, कोई बोल नहीं मैं थोड़ा सा लाइट चावल खाऊंगा, कोई बोलता है कि नहीं मैं जूस पीऊंगा, कोई बोलता है मैं फल खाऊंगा। तो ये अपने आप ही शरीर की यही तो है, यही तो हमारा शरीर है कि जो कम हुआ है उसको मांगता है, और जो ज्यादा बड़ा है उसको अपने आप करने का प्रयास करता है। इसी को हम लोग समयोग वाहित्व कहते हैं। तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूत पंच महाभूत शरीर, जो भी बताई गई है डेफिनेशन, तो इसमें समयोग वाहित्व यही है कि हमारा शरीर अपने आप प्रयास करता है समानता लाने का, और जहां पे शरीर कम पड़ता है वहां पर जाके हमें कुछ दवा इसकी जरूरत पड़ने लगती है। तो निश्चित मुझे लगता है कि ये हमारे बॉडी के इंडिकेशंस ही होते हैं जो कि हमें उससे दूर, लेकिन तब भी हमने उसको पहचाना नहीं, और फिर चाव से फिर शाम को खाना खाने बैठ गए, तो फिर यही बात मैं बोलने वाली थी, मैं बस वो लक्षण पहचानने चाहिए। यस, वही व्याधि ना हो। यस, इंडिकेशंस को समझिए, अपने शरीर को समझिए, दोषों को समझिए। नो योर बॉडी, लिसन टू योर दोषा। बस मैडम इस मामले में ना बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो ये खाते हैं तब उनको बीमार, लेकिन माँ ना उनको जबरदस्ती खिलाती है। प्राणी अच्छे होते हैं। हाँ, कि नहीं खाओ खाओ खाओ, और इस तरह वो बच्चों की तबीयत उल्टा बिगाड़ती है उनको सिर्फ खिलाने के इसमें, मतलब वो बच्चों की। बिल्कुल, हाँ, बच्चे जब ना बोलते हैं ना, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ये हमें सीखना है। हम बहुत इसके मामले में बहुत वीक होते हैं, सभी माएँ वीक होती है। यस यस और जबरदस्ती खिलाने में उसको मजा आता है, क्यों नहीं खा रहा, खा। एक प्यार भी होता है, और पता नहीं क्यों हमारे मन में उस टाइम पे आयुर्वेद नहीं आता है, हमारे मन में प्यार ही भरा रहता है। यस यस सही कहा, बिल्कुल। आगे पढ़े मैम। हाँ यस यस, इतना करके हम लोग बस करते थे, आगे का सूत्र। जी मैम। विबंधो अति प्रवृत्तिर्वा ग्लानिर्मारुत मूढ़ता अजीर्ण लिंग सामान्यम विष्टम भोगौरवम भ्रमः। तो यहाँ पर अजीर्ण के सामान्य लक्षण बताए हैं कि जैसे कि मल का खुलकर ना होना अथवा अधिक निकलना, यानी कभी कभी मलावष्टम या कोई अतिसार होता है। ग्लानि यानी मन का मलिन रहना, कुछ अच्छा नहीं लगना। वायु को अनुलोमन न होना, अर्थात ठीक ढंग से डकार एवं अपान वायु के रूप में न निकल पाना। तब यानी आमाशय में स्वाभाविक गति का न होना, और फिर पेट तथा संपूर्ण शरीर में भारीपन का होना, यही एक चक्करों का आना। तो मुझे लगता है यहाँ पे अजीर्ण के सभी दोषों के मिश्रित लक्षण बताए हैं। मल के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे फिर से वायु का भी देखेंगे, कभी मलावष्ठ, कभी तो द्रवमल प्रवृत्ति, यानी विषमता है वायु के कार्य, अग्नि के कार्य में।
मन का मलिन रहना, क्योंकि बिल्कुल मुझे लगता है कि मन की प्रसन्नता अग्नि के ऊपर, मल प्रवृत्ति के ऊपर भी रहती है। वायु का अनुलोम ना होना, अर्थात ठीक ढंग से अपान वायु निकल ना पाना, और कुछ आमाशय में स्वाभाविक गति का न होना, बिल्कुल। तो जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं होती है, गति रुक जाती है, और फिर कुछ गुरुता चक्कर का आना, तो निश्चित रूप से ये सभी लक्षण सभी दोषों के मिश्रित है। अजीर्ण ये बहुत ही आम व्याधि है, बहुत सामान्य है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे कि सभी अगर रोगों में देखेंगे हम लोग, तो कुछ गिने चुने रोग छोड़कर सभी रोगों में अजीर्ण के लक्षण थोड़े बहुत होते ही है, बिल्कुल। जैसे रोगाः सर्वेपि मंदग्नो, तो मुझे लगता है कि बस बिल्कुल थोड़े बहुत मात्रा में होते ही है। वायु की विकार है तो मलावस्तंभ होगा ही, बिल्कुल होगा, कोई व्यक्ति बताता नहीं है मलावस्तंभ के बारे में। बट आप देखिए कि कभी सिर में शूल है, पीठ में भी शूल है, कटी में शूल है, तो बस उसको थोड़ा सा एक दिन के लिए भी आपने कुछ विरेचन दे दिया ना, तो निश्चित एकदम शूल कम होता है। या फिर जैसे वात की संप्राप्ति में बिल्कुल मलावस्तंभ होता ही, वैसे वही मिश्रित लक्षण यहाँ पर बताए हैं। यस, किसी को कुछ बताना है सर, बताइए। मैम ज्यादा विदग्धाजीर्ण ही दिखने को मिलता है, और अम्ल पित्त और विदग्धाजीर्ण दोनों कभी कभी प्रैक्टिस में मिक्स हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि आहार विहार में अभी कोई भी लाइफस्टाइल की वजह से कोई भी रहता नहीं है, अच्छी तरह से लेता नहीं है आहार, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं प्रैक्टिस में। तो अम्ल पित्त और विदग्धाजीर्ण दोनों देखे तो, क्योंकि बेस यहाँ पे पित्त की दृष्टि ही है दोनों इसमें, तो विदग्धाजीर्ण के सभी लक्षण हमें आम्ल पित्त में मिल ही जाते हैं, बिल्कुल। बट विदग्धाजीर्ण जो होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, और अम्ल पित्त जो होगा तो वो जैसे कि थोड़ी उसकी हिस्ट्री होगी, या कुछ वहां पे जैसे कि उसके ऊर्ध्व अधोग 2 प्रकार बताए गए हैं, तो इस प्रकार से भी वो होगा, उसको क्रॉनिसिटी की तरफ बढ़ सकेगा। बताइए, आप लोग भी बताइए, भारती मैम, सर बताइए, हिमांशु सर, महेंद्र सर। अम्ल पित्त की शुरुआत ही मैडम विदग्धाजीर्ण से होगी। जैसे कंटिन्यू विदग्धाजीर्ण रहा, वो अम्ल पित्त में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। यस यस, वेरी गुड। यस, बताइए सर। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डकार आते वक्त भी रुक रुक के डकार आती है, पूरी डकार एक साथ नहीं आती। तो ये जो रुक रुक के डकार आती है, ये भी अजीर्ण का लक्षण है, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं अवरोध होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे अजीर्ण के बारे में आवरण विचार सीखने जैसा है, जो हम अरविंद सक्सेना सर की से सीखेंगे, क्योंकि आवरण विचार किसने किसको लिप्त किया, या कौन अंदर बैठा है, कौन उसको आवरण कर रहा है, ढक रहा है, ये अरविंद सक्सेना सर से सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेरी पढ़ाई खुद की कम है। मैं ये बहुत दिनों से सीखना चाहता हूँ। 22 प्रकार के सक्सेना सर कहाँ गए? शायद वो लेफ्ट हो गए है, वो कुछ काम में है। तो मुझे लगता है बिल्कुल अजीर्ण के ऊपर हमने काफी अच्छे से चर्चा हमारी चल रही है। तो जी आज के लिए यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, बिल्कुल चलेगा। कल हम जाके आगे कब पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।